नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैलेंज एक्सेप्टेड ग्रुप में। मैं नीतू शर्मा हिंदी पेपर 2 यूजीसी नेट के लिए कहानी का जो सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज की कहानी है बंग महिला की दुलाई वाली। कहानी के पार्ट से पहले हम थोड़ा सा लेखिका के बारे में जानेंगे और कुछ PYQ की भी मैं चर्चा करूँगी। प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखिए तो आपकी ये कहानी एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएगी। एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन हैं, जल्दी ही आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। जिनको भी कोई क्वेरीज हों या फिर वो बैच ज्वाइन करना चाहते हों, जुलाई 2 से जो बैच शुरू होने वाली है, वो हिंदी के ग्रुप से प्लीज़ ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू। आज की कहानी है दुलाई वाली, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। इनका छद्म नाम है बंग महिला। जन्म वर्ष 1882। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, ये सभी इनमें जो कहानियाँ दी हैं, ये सब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसे कहानी में शामिल किया गया। कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दालिया। आज हमारी कहानी दुलाई वाली ये 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हमारे सिलेबस में इनकी एक और कहानी लगी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। इसको भवदेव पांडे ने पहली राजनीतिक कहानी माना है। हिंदी साहित्य में पहली राजनीतिक कहानी भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें को माना है। दुलाई वाली में जो पात्र हैं उसमें आपके वंशीधर हैं, उनके मित्र नवल किशोर, वंशीधर की पत्नी जानकी दे की बहन सीता, वंशीधर की सास हैं। कुछ गौण पात्र भी हैं, जैसे कि नवल किशोर की पत्नी हैं और गाड़ी में सहयात्री हैं। कुछ स्त्रियां हैं, एक वृद्ध है उसमें से। और ये पूरी कहानी एक ट्रेन के सफ़र की है और हल्की फुल्की कहानी है, जिसमें बहुत ही सजीव भाषा का प्रयोग हुआ है। पात्रानुकूल भाषा है, बनारस की, इलाहाबाद की भोजपुरी बोली का प्रयोग है, जिससे कि रुचिकर तो निश्चय ही होता है और एक प्रामाणिकता आती है कहानी में भाषा के कारण। तो सुनिए कहानी। दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदुलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती, दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदुलिया के बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य की वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रखकर सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। ये प्रश्न आया हुआ है कि सीता की आयु कितनी है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सीता किस कहानी की पात्र है, अथवा सीता का वंशीधर से क्या संबंध है। तो सीता उनकी साली है। तब उस पुरुष ने कहा, सीता ज़रा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया
बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। तब बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, तो एक दिन पहले प्रीपोन हो रहा है विदाई का प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इनके प्रिय मित्र नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि दोनों साथ ही इलाहाबाद जाएं। आर्य से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो काशी की चर्चा हुई, बनारस की। उसके बाद कलकत्ते की बात हुई जहाँ से नवल किशोर आ रहे हैं, और मुगल सराय से ये लोग एक ही ट्रेन में इलाहाबाद तक जाएंगे। यानी जो नवल किशोर हैं और वंशीधर हैं, ये इलाहाबाद के बाशिंदे हैं। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करा दें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? ये थोड़ा सा स्त्री की मानसिकता जो होता है, दोनों तरफ होता है कि कैसे मित्र के लिए ये सारा प्रोग्राम ही बदल रहे हैं। इससे बहुत जानकी देवी बहुत प्रसन्न नहीं है। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगा। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। तो नवल किशोर जो हैं वो वंशीधर के दूर के मेरे भाई हैं। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल किशोर से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। देखिए कितने सुंदर चित्रण किया है एक छोटी छोटी मानसिकता की, कि किस तरह से लड़की कितनी भावुक होती है अपने मायके को लेके, और वहाँ से विदाई उसके लिए बहुत कष्टदायक होता है। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। अब इनका परिचय दिया गया है। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। एक साला है, एक साले का नाम नहीं दिया, साली का नाम है सीता, और इनकी सास है। ससुर की मृत्यु हो चुकी है। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं, दो शरीर। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि 2-2, 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं।
छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। ये मध्यम वर्गीय की सोच है, वो कुछ सुविधा भी चाहता है, साथ ही साथ उसको पैसों का भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि दिखावा मध्यम वर्गीय का एक बहुत ही खास विशेषता है कि दिखावा उनके में अधिक होता है। तो क्योंकि नवल किशोर यहाँ नहीं है, तो यहाँ टेंशन नहीं है, वो इलाहाबाद जाएंगे, तब भले ही वो पालकी लेके जाएंगे। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था यानी सामान था, इक्के पर रखकर आप ही बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछतासा उठा। इक्का वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आया। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, तो इसमें स्वदेशी की जो उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और उसका प्रभाव युवाओं पे, खास करके शिक्षित युवाओं पे अधिक था। तो नवल किशोर भी एक स्वदेशी हैं, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश ही में। तो जो मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का, उसकी वही बात ये एक लाइन पे कह रहे। जानकी ज़रा भौएं टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? तो जानकी देवी इन सब चीज़ों को अधिक नहीं समझ सकती है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। वंशीधर को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इक्के वाले ने उनको इसी पार टिकट खरीदने के लिए कहा। 1.5 दर्जे का टिकट यानी महंगा होगा, उस पार जाने से महंगा टिकट खरीदना होगा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुँचे। तो ट्रेन में वो बैठे और राजघाट पार करके मुगलसराय, राजघाट की बात आई, मुगलसराय की बात हुई। वहाँ पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा, मतलब गाड़ी स्टार्ट होने लगी, गाड़ी आने लगी। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में
शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तिहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी और आप ना आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। ये बहुत बड़ी समस्या होती है पुरुषों के लिए कि भाई मेरे दोस्त ने कुछ गड़बड़ किया है, अब मेरी पत्नी मुझे ताने सुनाएगी। पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर छट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। प्रश्न बन सकता है कि कौन से दर्जे में वंशीधर बैठे, तो तीसरे दर्जे में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने टिकट ड्योढ़े दर्जे का लिया था। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। तो अब अगली स्टेशन की जिसकी चर्चा है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई, अर्थात उन्हें भूख लग गया। उसने सुझाया, यानी पेट ने सुझाया, कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। पेट पूजा किए बिना ही ठीक से वो बनारस से निकल गए थे। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे में हाथ पांव धोया। एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। वो अपनी भूख शांत हुई, तब जानकी का भी ख्याल आया। जानकी देख सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई न था। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। तो जितने लोग हैं उस तीसरे दर्जे के डब्बे में, उसमें से सबसे सभ्य वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी का क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल के अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, देखिए यहाँ से भोजपुरी भाषा का प्रयोग है, तो उस समय की जो स्थितियाँ थी, जो सामाजिक स्थितियाँ थी, स्त्रियों की क्या मानसिकता थी,
अशिक्षा और ज्ञान की एक हद तक कमी थी। ये हमको इन स्त्रियों की बातचीत से आपको जानकारी होगी कि इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता था लोगों के पास, क्योंकि संप्रेषण का संचार का ज़रिया उतना नहीं था। एक तो उनके पास ही थी, कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलन, वो देखा हो रोवल करतिन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दुर्बोराई, ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी हो ना? इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला ना, हम कहा कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो ही गोइया? पहली, अरे नहीं जानल, पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयाग जी काहे न जानित ले? कहे के नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा, तौन तोहरे काशी जी नहाए गए रहे। पहली, आवे जाए के तो सब आवत जात बटले बाटेन, फुन यह शायद तो विचारो विपत में न पड़ल बाटेन। हे हम पंजा हई राजघाट टिकस कटौली, मुंगल के सराय उतरली, खोदे पुनः चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाएं हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही, द कौन टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुरंती है गाड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरियाए, साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। पहली, ऊ मेहरुरवा बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियाँ थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। लोगों को एक टॉपिक मिल गया चर्चा के, अपने अपने तजुर्बे अलग अलग बताने लगे। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायदा नहीं। हे साहेबा, सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे इहो तो नहीं कि दूर से आवत रहलेन, फरागत में बदे उतरलेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना की हे गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो, मजेक टोपी दिहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही।
अरे एक के एक करत न बाए, तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुआ, कोई कोई नाराज़ भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बता सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछली सीट में केवल एक स्त्री, जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। तो इलाहाबाद अब पहुंच गए हैं। यदि तार से कोई खबर ना आए, पहुंचने वाले हैं लोग, अगर तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। तो ये नैनी इलाहाबाद के पास, ये यहाँ से छूट गई, इलाहाबाद के करीब आ गई है। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर सजाए होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलन और अपुआ तौन टिकस ले के चल देलन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी तो किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट थी। उसका टिकट उसके पति के साथ ही रह गया था। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अब जब वापस आए हैं तो ना वो बूढ़ी ही है वहाँ पे, ना उनकी पत्नी है, ना वो स्त्री है जिनकी वो मदद कर रहे हैं। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड से घर में से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। एक दुलाई वाली उनको ट्रेन में जो मिली थी वो दिखी, जिसने दुलाई ओढ़ रखा है। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठा। यानी सारे रास्ते नवल किशोर इनके साथ साथ आ रहे थे, एक स्त्री के वेश धर के और दुलाई ओढ़ कर बैठे हुए थे। मज़ा ले रहे थे इनकी परेशानी का। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गज़ब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तो मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर
लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लग गए थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। नवल किशोर काफ़ी मजाकिया किस्म के आदमी हैं। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था? तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात थी कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे। मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। धन्यवाद।